जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। सबसे पहले बच्चों, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज 23 जनवरी बड़े हर्षोल्लास के साथ माँ सरस्वती की पूजा हो रही है। आप सब उसको काफ़ी उसमें भाग ले रहे होंगे, और मेरी आप सभी बच्चों के साथ आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर पे मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हर वो बच्चा जो कड़ी मेहनत करता है, बड़े ख्वाब देखता है, उस पे माता रानी की कृपा बनी रहे। और मैंने आपको जैसा बता रखा था कि बच्चों, हर पूजा का एक महत्व होता है, और आज का दिन का भी महत्व है। आज ये जो माँ सरस्वती का पूजा होता है बच्चों, ये ज्ञान की पूजा है। और मैं बड़ी ईमानदारी से अगर बताऊं अपने जीवन के अनुभव से, तो मैं कहता हूं कि आप कितने भी विपरीत परिस्थिति से क्यों ना आते हो, आपकी एक आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया, अगर आपने अच्छे से कलम पकड़ लिया, अगर आपने पूरी ताकत से कलम पकड़ लिया, और अगर थोड़ी सी माता रानी का आशीर्वाद रह गया, तो जीवन में हर कुछ आप हासिल कर सकते हो। तो बच्चों, आप सबको सरस्वती पूजा की शुभकामना। और आइए पढ़ाई शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग। सबसे पहले हम लोग लौटेंगे बच्चों क्विक रिवीजन में, और क्विक रिवीजन में लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार आप सब मेरे साथ इन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे एक बार जल्दी से उत्तर करोगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल क्या था कि हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे बनाया गया था, ये पहला सवाल था। तो जल्दी से इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। एंड करेक्ट आंसर इज अमेलिया वालवर्डे। कोस्टा रिका की हैं। कहाँ की बच्चों? कोस्टा रिका। 39 वर्षीय हैं ये, और भारतीय महिला जो हमारी ये फुटबॉल टीम है उसकी कोच बन गई। बाकी लोगों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। आई होप आप सबके बारे में जानते हो। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए बढ़ा दिया है? तो बच्चों, ये 2030-31 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रारंभ कब हुआ था? 2015। प्रारंभ कब हुआ था? 2015। पूरे विस्तार से हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन नवीन। बच्चों, पटना बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं, सबसे युवा अध्यक्ष बन गए, और इन्हें स्क्रीन पे आपने देखा था उस दिन भी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अपना सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? चंदना सिन्हा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चंदना सिन्हा। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान समय में अध्यक्ष है ना। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी हुआ है। शीर्ष स्थान पे कौन? बच्चों, शीर्ष नंबर पे सिंगापुर, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड, भारत 16वें स्थान पे, सबसे लास्ट में था मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और ये सब हमने आपको पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ था, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट कर लोगे। सब अलग अलग इंडेक्स में भारत का रैंक और टॉप 1 में कौन है उसका रैंक यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न था, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बच्चों, पिछले वर्ष 2025 में पटना में, और अभी 2026 में कहाँ पे हुआ है? तो 2026 में लखनऊ में हुआ है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 प्रमुख उद्योगों, जिसे कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसका वार्षिक आधार पे वृद्धि दर कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो बच्चों, पिछले दिसंबर की तुलना में, दिसंबर 2024 की तुलना में दिसंबर 2025 में जो ग्रोथ रेट रहा है कोर इंडस्ट्रीज का, वो कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट क्या रहा है भाई? तो ये ग्रोथ रेट दर्ज किया गया था प्लस में 3.7%। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ना, हमने इस पे पूरे विस्तार से चर्चा किया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुए समझौतों के बारे में सही कथन पे चर्चा करो। तो ये सब यहाँ पे क्या है? सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस, ये किस देश के नेतृत्व में हो रहा है? तो भाई डेनमार्क के नेतृत्व में, ग्रीनलैंड को लेकर के जो वक्तव्य अमेरिका दे रहा है उसको लेकर के इस प्रकार का आयोजन। उसके बाद था कि बताओ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, इसकी स्थापना हुई है 2006 में। और एनडीएमए एक्ट कब पारित हुआ था? तो 2005 में यह एक्ट पारित हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार कमेंट करके मैं बताओगे कि आपने कितने प्रश्न अभी सही किए हुए हो। उसके बाद हम लोग आज के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। 23 जनवरी डेट आप मेंशन कर दोगे, 23 जनवरी। और एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आउट ऑफ 10 क्या मार्क्स रहा है आप लोगों का। और बच्चों, यहाँ पे एक जरूरी बात आपके लिए ये है कि लास्ट क्लास में जो आप लोगों को हमने प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो कई बच्चों ने सही उत्तर दिया है। रोशन ने बहुत विस्तार से चीजें यहाँ पे बता रखा है। महिला बाल विकास मंत्रालय 2018 में प्रारंभ हुआ, 24 जनवरी को मनाया जाता है। संध्या का भी वही उत्तर है, और लक्की का भी वही उत्तर है। तो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है इसमें। तो आइए आज हम लोग अपने नए सवालों पे वापस लौटते हैं।
और नए प्रश्नों पे वापस लौटेंगे बच्चों। सबसे पहला सवाल क्या है? तो सबसे पहला सवाल रहने वाला है आज की क्लास का। सबसे पहला सवाल बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न है, 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, यह एक ऐसा पुरस्कार है बच्चे जो एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछता है। कोई भी एग्जाम देखोगे तो यहाँ से सवाल होता है। और अब तो करंट अफेयर्स में ये हाल हो गया है कि ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जो जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको आमतौर पे ये लोग स्किप करके चलता है। तो पद्म पानी पुरस्कार जो है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इलैयाराजा। राइट आंसर क्या बोलेंगे? इलैयाराजा। बच्चों इलैयाराजा को यह सम्मान प्रदान किया गया है। और उससे पहले हम लोग इनके बारे में यहाँ पे देखें तो यह आयोजन कहाँ हुआ है? जो आयोजन हुआ है छत्रपति संभाजी नगर। आयोजन कहाँ पे है? छत्रपति संभाजी नगर में इसका आयोजन हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में आयोजन अभी इसका हुआ है, आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पड़ता है भाई? तो औरंगाबाद पहले इसी का नाम था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसको मिला है, तो इस महोत्सव में जो प्रतिष्ठित पद्म पानी अवार्ड जो मिला है बच्चों वो इलैयाराजा को मिला है। किसको मिला है? इलैयाराजा को। और इलैयाराजा कौन है भाई? तो इलैयाराजा के तो बहुत सारे परिचय हैं। जैसे इनके बारे में परिचय ये है कि भाई ये गीतकार हैं, लिरिसिस्ट हैं। ये इनके बारे में बहुत सारा परिचय है। जैसे ये गीतकार भी हैं, ये संगीतकार भी हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई। संगीतकार भी हैं और गायक भी हैं। ऐसा टैलेंट सिर्फ भोजपुरी स्टारों के पास आमतौर पे होता है, बट देखो यहाँ पे इनके पास भी है। और साथ ही साथ बच्चों मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, है ना। तो इलैयाराजा को यह सम्मान प्रदान किया गया है। और इलैयाराजा जो है ये दक्षिण की जो भाषा है, ठीक है, जो दक्षिण सिनेमा है या कह सकते हो दक्षिणी सिनेमा, दक्षिणी सिनेमा जो है उसमें उसमें महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, कई हजार गाने जो है इन्होंने लिखे हैं, एक दो गाना नहीं, कई अन्य भाषाओं में, जो दक्षिण की भाषाएं हैं विशेष करके मलयालम हो गया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो उन सारी भाषाओं में इन्होंने कई सारे रचना यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी अवार्ड किसे दिया गया बच्चों? इलैयाराजा को। और इसी में एक नाम आपको यहाँ पे साई प्रांजपे, बच्चों ये लेखिका थी, इन्हें 2025 में यह सम्मान दिया गया था। मतलब ये 11वां है ना, इसको बोल सकते हो 10वां। तो जो 10वां आयोजन हुआ था ना 2025 में, तो उसमें किनको सम्मानित किया गया? अगर आपने मेरा जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो देखेंगे उसमें हमने एक प्रश्न ऑलरेडी बना के दिया हुआ था। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप जानकारी रखोगे। उसी तरह से बच्चे अगर एक और नाम आपको देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में हमने लिखा है मोहनलाल विश्वनाथन। तो मोहनलाल विश्वनाथन को अभी जो है 2023 का जो है, मतलब सबसे लेटेस्ट यही है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है बच्चों। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है ये, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया भाई? तो यह सम्मान यहाँ पे मिला है, यह सम्मान दिया गया है किनको? यह सम्मान है मोहनलाल विश्वनाथन को। किसको मिला बच्चे? ये मोहनलाल विश्वनाथन को। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये पहला सवाल था। और इनको 71वां पुरस्कार मिला था। अगर ये नंबर भी याद रखना हो तो 71वां, सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नाम लिखा है रजनीकांत। नाम क्या लिखा हुआ है? रजनीकांत। तो रजनीकांत को तो आप लोग जानते ही हो, है ना, तलाइवा कहते हैं, दक्षिण के बड़े स्टार हैं। तो उनके बारे में फिलहाल कंफ्यूज क्यों हो गए? उन्हें भी मिला था बट अभी नहीं। तो पहला सवाल हो गया है। नेक्स्ट है कि दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इट इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो बच्चों ये होने वाला है नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा भाई? नई दिल्ली में। और इसके बारे में आप ऐसे जानकारी रखोगे, ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन, तो इसके बारे में लोग जानकारी रखेंगे। पहला आयोजन, तो बच्चों पहला जो इसका आयोजन हुआ था, पहला आयोजन, फर्स्ट संस्करण, ये हुआ था 2023 में, 2023 में। और कहाँ पे हुआ था भाई? तो नई दिल्ली में। ये भी आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में। उसके बाद है दूसरा आयोजन जो अभी अनाउंस हुआ है, तो बच्चों इसका दूसरा जो संस्करण होने वाला है, सेकेंड एडिशन, इट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। दूसरा संस्करण जो होगा ये भी कहाँ पे होने जा रहा है, नई दिल्ली में। कब होगा भाई, 24-25, 2 दिनों तक होगा, 24-25 जनवरी को। 24-25 जनवरी को कहाँ पे होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम में यह आयोजन होगा। तो पिछला आयोजन भी नई दिल्ली, यह आयोजन भी नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। बच्चों पूछा जा सकता है कि यह कार्यक्रम जो है इसका उद्घाटन, तो बच्चों पिछला आयोजन जो हुआ था उसका भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था, और इसका भी उद्घाटन संभवतः जो है मोदी जी ही करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए थोड़ा नरेंद्र मोदी जी पे हम लोग विश्वास जताते हैं, ये लाइनें हमें बदलना ना पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब ये 99% फिक्स है। जो पीआईबी का वेबसाइट होता है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी, तो उसके वेबसाइट पे नाम था, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मतलब अभी तो हुआ नहीं ना, 24 तारीख होगा, तो 23 तारीख है, तो 24-25 कल होने वाला ये। तो नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पूछा जा सकता है बच्चों इसका आयोजक कौन है, होस्ट करने वाला कौन है। तो बच्चों इसका आयोजक जो है वो आईबीसी कर रहा है, और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका आयोजक कौन है भाई, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और दूसरा जो यहाँ पे है, तथा दूसरा जो संस्था है बच्चों वो है अंतर्राष्ट्रीय 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 बौद्ध परिसंघ, इंटरनेशनल बौद्ध कन्फेडरेशन, बौद्ध परिसंघ, ठीक है, परिसंघ। इसको बोलते हैं आईबीसी, आईबीसी कन्फेडरेशन हो गया, इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। तो उसके द्वारा इसका आयोजन होगा। उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव है, देखो बौद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जिसका संबंध भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से है। इसका उद्देश्य भी जो है बच्चों वो है कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जो सोशल हार्मनी है, टू प्रमोट द सोशल हार्मनी, सामाजिक सामाजिक सद्भाव को, अच्छी भावनाओं को, सद्भाव को बढ़ावा देना, सोशल हार्मनी को प्रमोट करना, देना। और इसमें लगभग इस कार्यक्रम में, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो सब बौद्ध धर्म के गुरु हैं, तो इस तरह से लगभग 200 प्लस बौद्ध धर्म गुरु भाग लेंगे। ये पूरे विश्व से होंगे, पूरी दुनिया भर से होंगे। तो हम लोग इस बात के लिए एकदम स्पष्ट तौर पे, अच्छा ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दूं बाबू, आने वाला कोई भी परीक्षा हो ये सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। मतलब जब ये पहला आयोजन हुआ था ना, कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे, 2023 वाला, देखिएगा अभी भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये प्रश्न आपका मतलब मान के चलो फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। इसको यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है कि अमेजन बिना डंक वाली मधुमक्खियां, बिना डंक वाली मधुमक्खियां किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया की पहली कीट बन गई है। दुनिया का पहला ऐसा इंसेक्ट बन गया है जिसको कानूनी अधिकार मिल गया है। कोई नहीं मारेगा भाई, कोई नहीं मारेगा इस मधुमक्खी को। और मधुमक्खी की खूबसूरती क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है भाई, बिना डंक वाली है, यानी कि उसमें डंक ही नहीं है, उसमें डंक नहीं है, ठीक है। तो इसको मान्यता किसने दिया भाई, इसको मान्यता देने वाला देश हो गया है पेरू। कौन हो गया इसमें, तो पेरू इसके मान्यता देने वाला देश हो गया है। यानी कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी की खूबसूरती क्या है, बिना डंक वाली, बिना डंक वाली। तो बच्चों ये पहली ऐसी मधुमक्खी बन गई है जो, जिसको कानूनी अधिकार प्राप्त है, जिसको कानूनी अधिकार प्राप्त है, पहला ऐसा यहाँ पे बन गया है, कानूनी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो एक एक तरह से समझो कि कितना महत्वपूर्ण है ये। और इसको कानूनी अधिकार किसने दिया भाई, इसको कानूनी अधिकार देने का काम किया है पेरू ने, पेरू के द्वारा, दक्षिण अमेरिकी देश के द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो जो इस तरह के बहुत सारे कानून दुनिया भर में बने हैं ना, एक जैसे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक है
एक हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम घोषणा, एक है स्टॉकहोम घोषणा। तो स्टॉकहोम घोषणा भी है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, ईयर वाज 1972। एक हम लोग बोलते हैं भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। ये बना है 1972 में, ये भी 1972 में। उसके बाद एक और एक्ट है इंडिया में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। बच्चों यह हमारे देश में ही बना हुआ है, और ये कब बना था? ये वाज 1986। ये है हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। ये कब बना है? ईयर वाज 1986। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे यूनिक कानून हैं, जैसे गंगा नदी। वो जो गंगा नदी को भी जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है। उत्तराखंड, यूके हाई कोर्ट, यूके मतलब वो उत्तराखंड ही समझना है इसमें, यूनाइटेड किंगडम नहीं। तो यहाँ पे गंगा नदी जो है, इसको जैसे इंसानों को मौलिक अधिकार है, इसे भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो ये सब कुछ कुछ बड़े यूनिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सवाल आपसे एक लाइन का होगा कि बिना डंक वाली मधुमक्खी, और ये कहाँ पाया जाता है भाई? अमेजन। अमेजन जो बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है और वर्षा वन है। और इसको बोलते हैं धरती का फेफड़ा, कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, धरती का फेफड़ा। ऐसा माना जाता है कि 20% ऑक्सीजन जो धरती पे है, 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्सर्जित होता है। 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन माना जाता है इसी जंगल से होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे हर वर्ष फॉरेस्ट फायर, हर वर्ष जंगल में आग लगता है, और हर साल यहाँ पे नुकसान पहुंचता है इसको। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगा आपका। बोलेंगे हाँ हाँ, बोलेंगे तो आगे बढ़ा जाएगा, है ना। चलो, तो आई होप कि ये चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर रहने वाली है। अगला प्रश्न क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा किस वर्ष तक? तो पूरी बातें हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो दुनिया में इनकम लेवल के आधार पे पूरी दुनिया को 4 भाग में बांटा जाता है। पूरी दुनिया को कितने भाग में बांटते हैं भाई? 4 भाग में। 4 भाग कौन कौन सा है? तो एक है निम्न आय वर्ग वाले देश, दूसरा है निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश, उसके बाद है उच्च मध्यम आय वाले देश, उसके बाद है उच्च आय वाले देश। स्क्रीन पे ये चीजें यहाँ पे लगी हुई है। लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम। तो दुनिया में कौन सा देश किस कैटेगरी में है, आपको इसके कलर से पता चल जाएगा। जैसे इंडिया, इंडिया येलो कलर में है, यानी कि इंडिया किस में आता है? लोअर मिडिल इनकम में। और इस इंडिया में जो है उसको लेकर के भी रिपोर्ट्स आया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत जो है, एक अनुमान है 2030 तक, इंडिया जो है 2030 तक यह संभव है कि इंडिया उच्च मध्यम आय वाले देशों में शामिल हो जाएगा। जो भारत में जो इनकम जो है, भारत में प्रति व्यक्ति आय, भारत में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, आय वृद्धि का इतिहास थोड़ा देखते हैं हम लोग। पर कैपिटा इनकम जो इंडिया में किस तरह से बढ़ा है। तो बच्चों पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया में इंक्रीमेंट को अगर देखोगे, और तो आप इसका एक पूरा पूरा आपको एक डेटा आपके सामने है कि जैसे भारत में ईयर वाज 2009, 2009 भारत में पहली बार पर कैपिटा इनकम जो है $1000 हुआ था। पहली बार पर कैपिटा इनकम, देखो बार बार पर कैपिटा नहीं लिखेंगे, आप समझ जाओगे। तो 2009 में भारत में प्रति व्यक्ति आय पहली बार $1000 हुआ। बच्चों 2019 में आफ्टर 10 इयर्स भारत में प्रति व्यक्ति आय $2000 हुआ। $2000 प्रति व्यक्ति आय हुआ 2019 में। और 2026 के अंत तक, यानी कि 2026 में, ये अभी अनुमान है, लेकिन अनुमान है तो क्लोज है, काफी नियर है,
2026 में जो है ये मान करके चलो कि इंडिया का पर कैपिटा जो है वो $3000 लगभग हो जाएगा। ये अनुमान है, ठीक है, स्टार मार्क लगा सकते हो। तो ये $3000 हो जाएगा, इसी रिपोर्ट में बोला गया है। तो बच्चों उसी के बाद नेक्स्ट अनुमान ये लगाया गया है कि भारत जो है वो 2030 में जो भारत का जो अनुमान है इनकम का जो है ये लगभग भारत का जो इनकम हो जाएगा ये इट विल क्रॉस 44, मतलब ये हो जाएगा लगभग $4500 से अधिक, क्योंकि इसका पैरामीटर ही वही है। ये जो है $4500 से ज्यादा हो जाएगा, $4500 से ज्यादा हो जाएगा। ये जो है अनुमान है एक प्रकार से। अगर $4500 होगा तभी भारत किस श्रेणी में शामिल हो जाएगा? भारत तब शामिल हो जाएगा उच्च मध्यम आय वाले श्रेणी में। अभी इंडिया कहाँ पे हम लोग का? निम्न मध्यम आय में। तो आप इस चीज का स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हो कि वर्तमान में हम लोग जो है किस कैटेगरी में आते हैं? लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जो है अभी 2000 से ज्यादा है, परंतु हमारे पास $4495 से कम है। तो हम लोग किस में आते हैं अभी? वर्तमान में निम्न मध्यम आय में। और 2030 तक हम लोग का अनुमान है कि उच्च मध्यम आय में चले जाएंगे। उच्च आय वाला देश जो हाई इनकम है वहां पे होना चाहिए 13,995। ये जो पैरामीटर ऊपर लिखा हुआ उसको जरूर लिख लेना, और ये वाला भी डेटा आपको क्लियर रखना है, ठीक है। ये वाला डेटा जो आपको ये भी यहाँ पे क्लियर रखना है। उच्च इनकम वाला कुछ ही देश है उच्च इनकम, अगर आप देखिएगा जैसे कनाडा है, यूएस है, रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो चिल्ली है, उरुग्वे है, बहुत कम गिने चुने कुछ कुछ देश हैं यहाँ पे। इधर आप देखोगे तो जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये उच्च इनकम वाले देशों में। नॉर्थ कोरिया नहीं भाई, नॉर्थ कोरिया तो सबसे खराब कंडीशन में, लो इनकम में है। नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया। तो ये कुछ कुछ देशों का आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो आंकड़ा हम लोग देखते हैं ना कि कौन कितना रहेगा नहीं रहेगा, ये बेसिकली विश्व बैंक का पैरामीटर है। विश्व बैंक दुनिया को इसी रूप में बांटता है, विश्व बैंक दुनिया को इसी रूप में बांटता है इनकम के आधार पे। तो भारत उच्च मध्यम आय वाले श्रेणी में कब शामिल हो सकता है भाई? 2030 में। तो क्या लगता है इसमें शामिल हो जाएगा? आप हाँ और ना बोलोगे। देखो, अच्छा प्रयास करोगे आप लोग, अच्छी नॉलेज लोगे, मुस्कुराते रहोगे, तो निश्चित तौर पे इसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे। और दुखी रहोगे तो नहीं हो पाओगे। और आज तो अभी तो पूजा पाठ का दिन है, आप लोग इतना ही समझ जाओ कि हम लोग जब हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब सफल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे भारत आगे बढ़ेगा। और बिहार को बच्चों सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार को लेकर के, बिहार में पर कैपिटा इनकम बहुत खराब है। वजह क्या है? क्योंकि बिहार में आबादी के अनुसार जो है रोजगार के साधन नहीं, निवेश नहीं है, उद्योग नहीं है। जो भी कृषि है उसमें पूंजी निवेश का बड़ा अभाव है। सरकारें भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही, परंतु हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी कि MAS योजना के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किया है? तो जो भारत सरकार ने इस योजना के लिए आवंटित किया है 4531 करोड़ रुपया। कितना किया है? 4531 करोड़ रुपया। ये मार्केट एक्सेस सपोर्ट क्या है? तो बच्चों मार्केट एक्सेस सपोर्ट बेसिकली ये है कि निर्यात इकोसिस्टम को, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। जो हमारा निर्यात इकोसिस्टम है, निर्यात पारितंत्र को, इकोसिस्टम को, पारितंत्र को मजबूत बनाने के लिए, जो भारत जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जो हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जब तक इंडिया इसको मजबूत नहीं करेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भारत सरकार ने अभी एक नया योजना लॉन्च किया है, मार्केट एक्सेस सपोर्ट। तो इस नए स्कीम के अंतर्गत, जो इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 4531 करोड़ रुपया इसके लिए जारी किया है। तो एक और लिखा हुआ यहाँ पे 25,000 करोड़। ये 25,000 करोड़ किस योजना को है? तो भारत में बच्चों एक योजना चलता है, कार्यक्रम चलता है, उस कार्य योजना का नाम हम लोग कहते हैं निर्यात संवर्धन मिशन कहते हैं। भारत सरकार ने एक और मिशन लॉन्च कर रखा है, निर्यात संवर्धन मिशन, निर्यात संवर्धन मिशन। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है ना, इसी मिशन के अंतर्गत,
इसी को सपोर्ट करने के लिए, इसी को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एमएएस को लॉन्च किया गया है। शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, एमएएस योजना, योजना लाया गया है, योजना लाया गया है। मतलब आप ऐसे समझना कि हमारे देश के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो है, हमारे देश में पहले से निर्यात संवर्धन मिशन है। तो निर्यात संवर्धन मिशन का जो बजट है बच्चों, इसका जो बजट है वो बजट है 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का इसका बजट है। और इसी के अंतर्गत सरकार ने एक नया एक उप योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्केट एक्सेस सपोर्ट। लक्ष्य क्या है? निर्यात पारितंत्र को मजबूत करना। बच्चों एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो इस चीज को कि भारत जो है, हम लोग दुनिया भर के देशों को जब तक अपनी निर्यात नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग दुनिया भर के देशों को जब तक अपनी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा नहीं बेचेंगे, तब तक हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं आएगा, डॉलर ज्यादा नहीं आएगा। तो सरकार अभी देखोगे इंडिया का जो डॉलर की तुलना में है, तो $1 इज इक्वल टू लगभग 91 रुपीज हो चुका है। तो अभी ज्यादा ये गिरना नहीं चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो भारत सरकार जो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि हमारा जो रुपया है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा मजबूत हो जाए, ऐसा नो। तो इसलिए सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है। अगर मंत्रालय पूछेगा कौन सी मंत्रालय इस योजना को ऑपरेट करेगा, तो निश्चित तौर पे ये हमारा जो मंत्रालय रहने वाला बच्चों, ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सी मंत्रालय की योजना है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसकी यह योजना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसकी योजना है। मंत्री का नाम भी आपको ज्ञात है, मंत्री पीयूष गोयल है। मंत्री कौन है बच्चों? तो पीयूष गोयल यहाँ पे मंत्री हैं। और आपको पता ही निर्यात वगैरह का मामला यही लोग देखते हैं। तो मार्केट एक्सेस सपोर्ट सिस्टम को इंडिया ने लॉन्च किया है, नई स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, बैंकों का एक समूह है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एवं DPI एडॉप्शन अवार्ड को जीत लिया है? बच्चों यह अवार्ड जीता है कर्नाटक बैंक ने। किसने जीत लिया भाई? कर्नाटक बैंक ने। यानी कि ये जो अवार्ड दिया गया है, अवार्ड, ये अवार्ड का नाम हमने यहाँ पे लिखा। इसका जो प्रायोजन जो करता है, स्पॉन्सर्ड जो करता है, ये प्रदान कौन करता है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा, इधर फुल फॉर्म लिखा हुआ है हाँ यहाँ पे, के द्वारा जो है ये दिया जाता है। इसको किसने जीत लिया है? तो बच्चों विजेता बैंक जो बना है, विजेता बैंक वो है कर्नाटक बैंक। कौन सा बैंक बन गया है? कर्नाटक बैंक। नाम है राज्य के ऊपर भाई, तो कर्नाटक बैंक है और उसने इस अवार्ड को जीता है। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट फिनटेक एंड DPI। क्या लिखा है? बेस्ट फिनटेक एंड DPI। DPI का मतलब होता है, DPI का मतलब आप लिख लो ना इधर, DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह अवार्ड जीता है कर्नाटक बैंक ने। अब मैं कर्नाटक बैंक अगर कह रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो कर्नाटक बैंक जो है ना, बहुत पुराना बैंक है लेकिन प्राइवेट बैंक है। यह जो है, सबसे पहली बात इसमें यही नोट करेंगे कि 1924 में इसकी स्थापना हुई है, 1924 में स्थापना। दूसरा इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंगलोर। और मैंगलोर, बेंगलोर को जुड़वा शहर कहते हैं ना, बेंगलोर का जुड़वा शहर मैंगलोर, ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। और पूछा जाएगा कैसा बैंक है, तो बच्चों आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेना कि प्राइवेट बैंक है। कैसा बैंक है भाई? प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो उसे ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो बार बार हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये अवार्ड किसने दिया है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। तो बच्चों इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में अभी जो काम कर रहे हैं, उनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, SBI बैंक के चेयरमैन है श्रीनिवासलू, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो ये अभी इसके अध्यक्ष है। IBA के अध्यक्ष कौन है भाई? इंडियन बैंक एसोसिएशन में थी ये। और ये हैं कौन? तो SBI के अध्यक्ष है। SBI के भी अध्यक्ष है और जो बैंक एसोसिएशन है उसके भी अध्यक्ष है।
तो इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है कर्नाटक बैंक को। कर्नाटक बैंक कब बना? 24 में, हेडक्वार्टर मैंगलोर, प्राइवेट बैंक है, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। अवार्ड किस श्रेणी में मिला है? फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। आगे बढ़ोगे बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है फिर हम लोग के सामने? देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रहा है? देखो बच्चों, ये ना एग्जाम के अंदर मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ही क्वेश्चन होता है कि बताओ जोखिम इंडेक्स, जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि जोखिम रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है। तो पूछ रहा है कि दुनिया अगले दशक में किस में प्रवेश करेगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स क्या होने वाला पूरी दुनिया में? तो वो जो बोला गया है कि पूरी दुनिया जो है अब प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश करने जा रही है। किस युग में? प्रतिस्पर्धा। कैसी प्रतिस्पर्धा होने वाली है? वो जो अब जो है पूरी दुनिया भर में जो प्रतिस्पर्धा होने जा रहा है वो बहुत बहुत खतरनाक होने जा रहा है दुनिया जो है बच्चों वो प्रतिस्पर्धा में, कैसा प्रतिस्पर्धा होगा? हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, मिलिट्री लेवल पे सैन्य प्रतिस्पर्धा होगा, सैन्य प्रतिस्पर्धा जो है, मिलिट्री कंपटीशन होगा। उसके बाद होगा तकनीक, प्रौद्योगिकी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर कंपटीशन होगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। फिर और कौन सा चीज को लेकर कंपटीशन होगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में? तो होगा सूचना को लेकर के, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कंपटीशन होगा। और क्या होने वाला है? आर्थिक, अर्थव्यवस्थाएं सब एक दूसरे से ये करेगा, तो आर्थिक कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद क्या होने वाला है? व्यापार को लेकर के, ट्रेड कंपटीशन। और क्या होने वाला है? सेंसन लगेंगे, बहुत सारे प्रतिबंध लगेंगे, बहुत सारा जो है प्रतिबंधात्मक जो है रेस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारा जो है प्रतिस्पर्धा होने जा रहा है पूरी दुनिया में, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो रिपोर्ट को जारी कौन करता है? प्रश्न में ही लिखा हुआ है, रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इस रिपोर्ट में आप दो बातें लिखोगे। जोखिम जो होता है ना, जोखिम यानी कि जो दुनिया भर के लिए जो जोखिम है, जो रिस्क है, इस रिस्क को दो भाग में बांटा गया है। जोखिम जो है, ये जो रिस्क है, इसको दो भागों में बांटा गया है। रिस्क को कितने भाग में? दो। एक है अल्पकालीन रिस्क, एक कैसा रिस्क है ये? अल्पकालीन रिस्क, अल्पकालीन जोखिम। पूरी दुनिया में ऐसे जोखिम जो अल्पकालीन है, अल्पकालीन मतलब ये जोखिम 2 साल तक चलेगा, 2 वर्षों के लिए खतरा, ये सब है पूरी दुनिया के लिए। और दूसरा बच्चों दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म रिस्क, ये हो गया दीर्घकालीन जोखिम, दीर्घकालीन जोखिम। वो जो दीर्घकालीन जो जोखिम होने वाला है, लॉन्ग टर्म जो रिस्क होने वाले हैं, ये है 10 ईयर्स के लिए, 10 वर्ष का। कब का? ये 10 वर्षों का, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो आप लोग ना सब मत लिखना, कम से कम 5 जो है लिखना पड़ेगा आपको, 5 चीज आपको लिखना पड़ेगा कि अगले 10 वर्षों के लिए कौन सा खतरनाक बात इसमें बताया गया है, और फिर अगले 2 वर्षों के लिए कौन सा। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए क्या क्या बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 वर्ष के लिए बताया गया है वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जो है बच्चों भ्रामक और गलत सूचनाओं को लेकर के जो है चीजें चलेंगी। उसके बाद है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम चरम जो है पर्यावरणीय घटनाएं, जो है मौसमी घटनाएं घटित होगी, वर्षा, पानी, चक्रवात, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, हिंदी में जो बच्चे लिख रहे होंगे इसको बोलते हैं राज्य सशस्त्र विद्रोह होगा, लड़ाइयाँ होंगे। सोसाइटल पोलराइजेशन, सामाजिक ध्रुवीकरण होगा, लोग जाति, धर्म, इन सब चीजों पे पोलराइज हो जाएंगे। उसके बाद है साइबर इपेनोज एंड वॉरफेयर, जो साइबर हमले होते हैं वो जो है देखने को मिल सकता है। ये 5 चीजें हैं। 2 साल का खतरा बताया गया है, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए क्या खतरा बताया गया है? तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये शामिल है फिर से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी, बारिश होगा, चक्रवात आएंगे, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, सब कुछ होने वाला है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी लॉस, बच्चों जैव विविधता का भारी नुकसान होने वाला है, सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज बनेंगे, जंगलों को काटा जाएगा। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु है बच्चों उसमें परिवर्तन होगा, और जो पृथ्वी की जो व्यवस्थाएं है उसमें काफी बदलाव देखने को मिलेगा। नेचुरल रिसोर्स शॉर्टेज होगा, प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी कमी महसूस होगी,
और फिर एक और खतरा यहाँ पे भी है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। गलत सूचनाएं या भ्रामक सूचनाएं जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा। तो कम से कम 5 और 5 ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा। अभी जिस हिसाब से एग्जाम हो रहा है, परीक्षा में एक भी जरा सोचना का काम नहीं करेगा। बोर्ड आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ हाल ही में जोखिम इंडेक्स में अगले 10 वर्षों में सबसे जो खतरनाक खतरे, ऐसे तो 10-10 खतरा बताएगा, लेकिन आप बताओ कम से कम सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या बताया गया है। तो इसमें आप बताओगे कि कम से कम 5-5 नाम आपको इसमें लिखना है। बड़ा खतरनाक है भाई। देखो अच्छा, इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो लगता है कि हाँ ठीक है, मजबूत घर बनाएंगे, बहुत सारे पैसे रख लेंगे, जीवन आसान हो जाएगा। ना ना, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारा खतरा भी उत्पन्न होने वाला है। तो इसीलिए देखिएगा ना, ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे ना तो प्रकृति के सामने कोई प्लान नहीं चलता है। 10 सेकंड धरती ऐसे से बस कब जाए ना, पूरा बराबर हो जाएगा। तो प्रयास करना है थोड़ा ठीक ठाक से अपने व्यवस्था के अंतर्गत जो है अभी जीना है ना। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे सामने, मानव पोर्टेबल, मानव पोर्टेबल, मानव द्वारा इधर उधर हो सकता है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। बच्चों इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसको किसने विकसित किया है, डीआरडीओ ने। यानी कि जो मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सबसे पहले तो बच्चों ये स्वदेशी मिसाइल है। इसकी जो स्टेटस है वो क्या हम लोग बोलते हैं, इंडिजिनसली डेवलप है ये, स्वदेशी है ये, स्वदेशी है। ठीक है, पहला जानकारी। दूसरा, ये इसको विकसित किसने किया है, तो स्पष्ट तौर पे प्रश्न में ही हमने आपसे पूछा था, डीआरडीओ द्वारा विकसित, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल है। इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने। ये बच्चों इस मिसाइल के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोला गया है इस मिसाइल के बारे में, कि बच्चों यह जो मिसाइल है ये मानव पोर्टेबल है। आप देख रहे हो यहाँ पे संबंधित व्यक्ति को अपने कंधे पे उठा करके लेके जा रहा है, आराम से जहां मन करे वहां लेके जा, दाग दो, अपना काम हो जाएगा। और यह जो मिसाइल है बच्चों ये है, अभी इसका परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण, केवल परीक्षण नहीं, सफल परीक्षण। और सफल परीक्षण जो है बच्चों, पूछा जा सकता है कहाँ से हुआ है, तो सफल परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है। महाराष्ट्र में सफल परीक्षण, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यह जो है फायर एंड फॉरगेट टाइप का है, मतलब एक बार दाग दो फिर लौट के नहीं आएगा। तो फायर एंड फॉरगेट टाइप का ये मिसाइल है, दागिए और भूल जाइए, फॉरगेट मिसाइल है, फॉरगेट मिसाइल है। और प्रश्न में लिखा हुआ बच्चों ये जो है गाइडेड है, यानी कि इसको जो लक्ष्य आप बता दो कहाँ पे जाकर के फटना है, जा करके वहीं पे फट जाएगा ये। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया है, इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है इसमें। और एक चीज और इसमें नोट कर लोगे, ये तीसरी पीढ़ी का है, ये पूछ सकते हैं कौन सा पीढ़ी का है, तो बच्चों ये 3rd जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी है इसकी, इस मिसाइल की तीसरी पीढ़ी है, 3rd जनरेशन यहाँ पे बोलेंगे, 3rd जनरेशन यहाँ पे है ये, 3rd जनरेशन। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। आगे 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 बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है। बच्चों यह परियोजना शुरू किया गया है अंडमान सागर में। कहाँ पे शुरू किया गया भाई, अंडमान सागर में। देखिए जो ये जो परियोजना है ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना, इसमें क्या होता है ना कि समुद्री शैवाल जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जो जो इसको हम लोग बोलते हैं मैरीन एल्गी जो होता है, समुद्री शैवाल द्वारा, समुद्री शैवाल द्वारा द्वारा मछली पालन कह सकते हो। तो इस विधि का जो शुभारंभ हुआ है, मछली पालन, तो बच्चों ये जो विधि का शुभारंभ हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो बच्चों ये हम लोग बताएंगे कि इसका शुभारंभ हुआ है अंडमान सागर में, अंडमान सागर में, सागर में प्रारंभ हुआ है। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले, प्रारंभ, इसका जो उद्घाटन किया है या इसको जो लॉन्च किया है, इट वाज लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च किया गया बच्चों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बच्चों जब मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहा हूं तो आपको ज्ञात होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अर्थ साइंस मिनिस्टर, अर्थ साइंस, हाँ, पृथ्वी एवं विज्ञान राज्य मंत्री, पृथ्वी एवं विज्ञान, विज्ञान राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री, इनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट
अर्थ साइंस मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और मछली मछली जब कहते हैं तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो, तो जो मछली जो है ना, इसमें सर्वाधिक उत्पादन में आपको ज्ञात होगा चाइना पहले नंबर पे है, और दूसरा नंबर पे भारत। दूसरा में कौन था? भारत। लेकिन भारत के राज्यों में अगर देखोगे कि मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो राज्यों की स्थिति आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि पहला नंबर पे आंध्र प्रदेश है। पहला नंबर पे बोलेंगे आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर पे हो जाएगा इसमें पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा भाई? पश्चिम बंगाल। और तीसरा स्थान पे होगा, जो पहला नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरा पे है, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा बच्चों गुजरात। ठीक है, तीसरा नंबर पे गुजरात। बिहार इसमें अभी आत्मनिर्भरता केवल प्राप्त किया है। बिहार में जो मछली का खपत होता है ना, वो हमारे यहाँ जितना खपत होता है लगभग उतना हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर है आप लोगों का? जल्दी से हाँ बोलिएगा। चलो, और आज भी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, आपके अंदर इतनी जज्बा, इतना अपने आप में बड़ी बहुत बड़ी बात है ये, है ना। चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और अंतिम सवाल है, नेक्स्ट है कि दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह सम्मान किस भारतीय को पहली बार प्राप्त हुआ है? रजनीकांत, चिरंजीवी, पवन कल्याण, पवन सिंह, ये भोजपुरी वाले है ना भाई। किसको मिला यहाँ पे? पवन कल्याण को। किन्हें प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ पे? तो यह सम्मान जो है पहले भारतीय विजेता, पहले भारतीय विजेता बन गए हैं, पहले भारतीय विजेता। तो जो पहले भारतीय विजेता बने हैं, और इनका नाम है पवन कल्याण। नाम क्या है इनका? पवन कल्याण। पवन कल्याण, ठीक है। पवन कल्याण जब मैं कह रहा हूं तो आपको ध्यान होगा, ये आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, और दक्षिणी सिनेमा में बड़ा नाम है इनका। तो पवन कल्याण को यह सम्मान दिया गया है बच्चों। यह जो सम्मान दिया जाता है, यह सम्मान जो है, ये बेसिकली जापान के द्वारा दिया जाता है। जापान द्वारा, जापान द्वारा दिया जाता है। और जापान द्वारा किसमें दिया जाता है भाई? तो जापान में एक ना मार्शल आर्ट्स की कला है, बहुत पुरानी कला है, और उस कला को कहते हैं उसको कहते हैं कैनजुत्सु, है ना। ये लोग पता नहीं नाम कैसा रखता है। तो वहां पे एक मार्शल आर्ट्स की कला है कैनजुत्सु, शास्त्रीय है, क्लासिकल मार्शल आर्ट्स है। तो जो कुंसु शास्त्रीय मार्शल आर्ट्स जो है, मार्शल आर्ट में प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है, किया जाता है। तो पहले भारतीय हैं जिनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। और बच्चों, उस भारतीय का नाम क्या है? तो उस संबंधित भारतीय का नाम यहाँ पे है, नाम उनका है पवन कल्याण। एक नाम है चिरंजीवी। चिरंजीवी भी पिछले वर्ष खबरों में थे। इनको यूके संसद के द्वारा, जो यूके का पार्लियामेंट है, यूके संसद द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था बच्चों। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो इनको भी आप नोट कर लेना, दिया गया था 2025 में ही। तो नाम क्या उनका याद रखोगे? चिरंजीवी, ठीक है। और पवन सिंह को तो अभी कोई अवार्ड नहीं मिला है भाई। भोजपुरी सिनेमा में लोग खूब गाना वाना, लेकिन बहुत फेमस है, मतलब आप देखोगे पूरा यूट्यूब हैक कर देता है लोग, क्योंकि ऑडियंस बहुत जाता है ना भोजपुरी में। चलो, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा आप लोगों को? ओके, तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या पढ़े हैं। जल्दी से एक बार मेरे साथ दोहराओगे सब लोग। देखो, पहला हम लोगों ने चर्चा किया था कि 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देखो, टॉपिक पहले देख लो एक बार, टॉपिक क्या क्या है यहाँ पे? 11वां अजंता एलोरा, ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ना है। तो जो सब सवाल अभी चर्चा में हुआ है, जैसे 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी अवार्ड किसको मिला है? इलैयाराजा को मिला है, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से फिर हमने पढ़ा कि दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन 24-25 जनवरी कहाँ पे? नई दिल्ली भारत मंडपम में होगा। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, तमाम बातें। बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश पेरू बन गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
कि रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च मध्यम आय वाले श्रेणी में कब शामिल होगा? 2023 तक शामिल हो सकता है। नेक्स्ट है, मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए जारी किया गया? तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए इसके लिए जारी हुआ है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने फिनटेक और डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड किसको दिया बच्चों? तो यहाँ पे कर्नाटक बैंक हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया अगले 10 वर्षों में, यानी कि अभी 2026 आया है ना, तो 2026 में हम लोग किस में प्रवेश किए हैं? तो बच्चों इस युग का नाम दिया गया है प्रतिस्पर्धा का युग, बाकी सब नहीं होगा। उसके बाद है कि मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण किसने किया? डीआरडीओ में, महाराष्ट्र में भी सफल परीक्षण हुआ है। ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान सागर से प्रारंभ हुआ है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान, पहली बार पवन कल्याण किसी भारतीय को सम्मान दिया गया है। ये तमाम सवाल थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। आई होप ये सब कुछ आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। प्रश्न क्या है भाई? तो प्रश्न आप लोगों से यही पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि बताओ 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास, तट रक्षक बल अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित हुआ है? तो भाई त्रिपक्षीय है तो 3 देश होगा, और 3 देश में से किसी एक देश में आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ के साथ हम आपको बोलेंगे आज के लिए इतना ही रहेगा। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। ठीक है, तो बच्चों आज के इस क्लास को इधर ही समाप्त करते। क्लास आपका है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप जहां तक चाहोगे क्लास वहीं तक पहुंचेगा, जितना चाहेंगे उतना ही पहुंचेगा। आई विश कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए और फेस्टिवल को भी इंजॉय करते रहो। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये क्लास? आई होप आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे। और बच्चों आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, आगे की चर्चा अगली क्लास में हम लोग करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।